नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन। देखिए, इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि पीजीटी पेपर 1 में या फिर कोई भी पेपर 1 है उसमें जो है वो 30 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। इसमें से 15 क्वेश्चन एचपीजीके के और 15 क्वेश्चन नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के जो है वो होते हैं। टोटल 60 नंबर के ये क्वेश्चन होते हैं। तो वही पैटर्न जो है यहाँ पर फॉलो किया जाएगा। 15 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के, 15 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे एचपीजीके के। प्रीवियसली ये सारे क्वेश्चन हमने डिटेल से डिस्कस किए हैं। वैसे आज एक आपका रिवीजन हो जाएगा, परंतु स्टार्टिंग के क्वेश्चन जो है वो हमने पहले डिस्कस नहीं किए हैं। ठीक है जी, तो इन क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना। सबसे पहले क्वेश्चन हम बोलते हैं द करंट जनरल इलेक्शन आर विच नंबर इन सीरीज। तो बोलते हैं कि करंटली जो इलेक्शन हुए अभी लोकसभा के, ये जो है वो कौन से नंबर के जो था वो इलेक्शन थे। तो देखो, प्रेजेंटली जो इलेक्शन हुए, अभी करंटली जो इलेक्शन हुए वो जो था वो 18th नंबर के, और 18th ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 18th नंबर के इलेक्शन जो है वो हुए। अच्छा, अभी 18th नंबर के इलेक्शन हुए, आपने ध्यान रखना है कि सबसे पहली बार इलेक्शन जो था वो कब हुए। सबसे पहली बार इलेक्शन लोकसभा के 1951-52 में जो था वो हुए थे, और अभी जो था वो 2024 में 18वें नंबर के इलेक्शन ये हुए। कितने फेसेस में ये इलेक्शन हुए? 7 फेसेस में ये इलेक्शन हुए। हिमाचल में कौन से फेस में हुए? सबसे लास्ट फेस में हिमाचल में ये इलेक्शन हुए, ये आपने ध्यान रखना है। अभी देखो, आने वाली सीरीज में जो है वो एचपीजीके के, चाहे वो इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, चाहे वो इंडिया जीके के इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, वो बनेंगे। तो उन सभी क्वेश्चंस को एक साथ नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। यहाँ पर बोलते हैं लुइस मोंटेनेगो हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो बोलते हैं कि लुइस मोंटेनेगो जो है ये किस देश की अभी हाल फिलहाल में जो है प्रधानमंत्री नियुक्त की गई हैं। देखो, ये जो है वो अभी हाल फिलहाल में जो है पोर्टुगल कंट्री की, पोर्टुगल जो कंट्री है ना, वहाँ की जो है प्रधानमंत्री जो है वो बनाई गई है। अच्छा, अगर किसी कंट्री की इंपॉर्टेंट बात हो ही रही है तो इसकी कैपिटल भी जो है वो आपको पता होनी चाहिए कि इसकी कैपिटल जो है वो कहाँ पर स्थित है। अच्छा, इसकी कैपिटल की अगर हम बात करते हैं कि इसकी कैपिटल कहाँ पर है, तो लिस्बन, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, लिस्बन में जो है वो इसकी कैपिटल जो है वो स्थित है। ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर और भी कंट्रीज जो है वो दी गई हैं, उनकी कैपिटल भी एक बार जान लेते हैं हम। स्वीडन यहाँ पर दिया गया है। स्वीडन की कैपिटल कहाँ पर है? तो स्वीडन की कैपिटल जो है वो स्टॉकहोम में स्थित है। और यहाँ पर फिनलैंड ऑप्शन में दिया गया है। फिनलैंड की कैपिटल जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो हेलसिंकी जो है वो फिनलैंड की कैपिटल है। इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट है। हेलसिंकी जो है वो इसकी कैपिटल है, हेलसिंकी, ये आपने ध्यान रखना है। और यहाँ पर अर्जेंटीना दिया गया है। अर्जेंटीना की कैपिटल कहाँ पर है ये आप कमेंट करके बता देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में जो है वो क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो इनमें से जो है वो कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट्स जो है वो दी गई हैं। पहली स्टेटमेंट में बोला गया है फिनलैंड स्क्योर्ड द टॉप स्लॉट फॉर द 7th ईयर इन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। तो ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में आई। फिनलैंड ने इसमें टॉप स्कोर जो है वो हासिल किया, और क्या 7th ईयर लगातार इसने ये किया है। दूसरे में बोलते हैं इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 इज 126 की, इंडिया का रैंक 126 था। और अगली में बोलते हैं कि व्लादिमीर पुतिन बिकेम रशियन प्रेसिडेंट फॉर 6th टर्म। तो व्लादिमीर पुतिन जो है वो क्या 6ठी बार जो है वो लगातार रशिया के प्रेसिडेंट जो है वो बने हैं। आगे बोलते हैं अगली स्टेटमेंट में एक्सरसाइज लेमिएटे जो है वो जॉइंट एक्सरसाइज है इंडिया और सेचेल्स के बीच में। पहली स्टेटमेंट से बात करते हैं। अगर हम बात करें वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 में आया। हमें देखने को मिला, जब भी हमने पढ़ा था क्वेश्चन, हमने इंडिया का रैंक जाना था कि इंडिया का रैंक जो था वो क्या था। इंडिया का रैंक जो था वो यहाँ पर 126 था। तो दूसरी स्टेटमेंट सही है। फिनलैंड का जो है वो पहला ही रैंक था, और लगातार सातवें टर्म यानी कि लगातार 7 बार ऐसे हो गए कि फिनलैंड ही जो है वो टॉप कर रहा है। तो ये लगातार 7th टर्म है फिनलैंड की। और अगर हम बात करें एक्सरसाइज लेमिएटे की, तो ये देखो इंडिया और सेचेल्स के बीच में होती है। बिल्कुल सही बात है। अगर हम बात करते हैं तीसरी स्टेटमेंट की, तो सी ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। व्लादिमीर पुतिन देखो अभी प्रेसिडेंट तो बने हैं रशिया के, लगातार 6th टर्म उनकी ये नहीं है, ये इनकी 5th टर्म है। यहाँ पर देखिए व्लादिमीर पुतिन जो है वो रशियन प्रेसिडेंट हैं। इन्होंने जो है वो 5th बार जो है वो ये इलेक्शन जो है वो अपने नाम किए हैं, और अगले ये 6 सालों के लिए जो है वो प्रेसिडेंट जो है वो बने हैं रशिया के। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज सराउंडेड इन ईस्ट ऑफ सिक्किम। तो बोलते हैं कि सिक्किम के ईस्ट में जो है वो कौन सी कंट्री जो है वो स्थित है। सिक्किम, अगर यहाँ पर टॉप में ये सिक्किम स्थित है ना, तो सिक्किम के ईस्ट में यानी कि यहाँ जैसे आपको भूटान देखने को मिल जाता है, ये भूटान है, ये आपने ध्यान रखना है। तो सिक्किम के ईस्ट में जो है ना, यहाँ पर ये सिक्किम है, यहाँ पर भूटान ईस्ट में जो है वो आ जाता है, और इसके ऊपर इनके नॉर्थ साइड में जो है वो चाइना यहाँ पर आ जाता है, और यहाँ जैसे फिर बाद में चलकर नेपाल आ जाता है। इसके नीचे यहाँ पर वेस्ट बंगाल स्टार्ट हो जाता है, और वेस्ट बंगाल के नीचे यहाँ पर बांग्लादेश आता है। ये मैप पर आप देख लेना, भूटान इसका सही आंसर है। ईस्ट ऑफ सिक्किम जो है वो भूटान आता है।
अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। कुछ स्टेट दिए गए हैं, उनकी लोकसभा सीट्स दी गई हैं, कौन सा इनमें से करेक्टली मैच नहीं किया गया है। देखो अगर हम बात करते हैं असम स्टेट की, तो असम में क्या 12 सीट हैं लोकसभा की, पहली बार ये पूछा गया है। दूसरा ये पूछा गया है कि केरल में क्या 20 सीट जो हैं वो आती हैं, और तीसरा है पंजाब में क्या 13 सीट्स आती हैं, और उत्तर प्रदेश में क्या 80 सीट्स आती हैं। क्या आपको हर एक स्टेट की पता होनी चाहिए? वैसे तो पता हो तो बहुत अच्छी बात है, परंतु फिर भी आपको इंपॉर्टेंट स्टेट्स पता होने चाहिए। सबसे पहले हम असम की बात करते हैं। तो असम में देखो असम में जो है वो लोकसभा की कितनी सीट्स आती हैं? असम में लोकसभा की 12 सीट्स नहीं आती, यहाँ पर 14 सीट्स जो हैं वो आती हैं। अगर हम केरल में बात करते हैं कि केरल में जो है वो लोकसभा की कितनी सीट्स जो हैं वो आती हैं, देखो केरल भी एक इंपॉर्टेंट स्टेट है, यहाँ पर 20 सीट्स ही जो हैं वो आती हैं, ये सही मैच किया गया है। पंजाब हिमाचल का पड़ोसी भी है, तो यहाँ पर 13 ही सीट्स आती हैं। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो है वो कितनी सीट्स आती हैं, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सीट्स हैं, 80 सीट्स जो हैं वो यहाँ पर आती हैं। बाकी के करेक्टली मैच किए गए हैं। असम में जो है वो 14 सीट्स आती हैं, ये आपने ध्यान रखना है। कुछ और इंपॉर्टेंट स्टेट्स मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि गुजरात 26 जो है वो यहाँ पर सीट्स जो हैं टोटल नंबर हैं। हिमाचल का पड़ोसी हरियाणा में 10 सीट्स जो हैं वो आती हैं। इसी तरह हिमाचल जो है वो बाउंड्री शेयर करता है उत्तराखंड के साथ, उत्तराखंड में जो है वो 5 सीटें जो हैं वो आती हैं। पंजाब आप ऑलरेडी जो है वो जान चुके हैं, पंजाब का ध्यान रखना है। लद्दाख की अगर हम बात करें तो वहाँ पर 1 सीट जो है वो है। राजस्थान को भी अगर हम यहाँ पर जोड़ लें तो राजस्थान में जो है 25 सीटें जो हैं वो आती हैं, 25। कुछ एक ऐसे स्टेट्स जो हाईलाइटेड हैं, जैसे कि कर्नाटक हो गया, कर्नाटक में जो है वो कितनी सीट्स जो हैं 28 सीट्स कर्नाटक हैं। तेलंगाना में कितनी हैं? तेलंगाना में 17 सीट्स जो हैं वो आती हैं। तो ये वेस्ट बंगाल भी काफ़ी हाईलाइटेड था, वेस्ट बंगाल में 42 सीट्स जो हैं वो आती हैं लोकसभा की, तो ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच कंट्री हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ वर्ल्ड वुमेन्स हैंडबॉल चैंपियनशिप 2023। तो बोलते हैं कि विश्व महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? तो ये फ्रांस के द्वारा जीता गया था। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा, फ्रांस ने ये जीता। अच्छा, फ्रांस ने ये जीता, बिल्कुल सही बात है। और फ्रांस ने इसको किसको जो था वो यहाँ पर हराया? फ्रांस ने नॉर्वे को जो था वो यहाँ पर हराया था, ये बात ज़रूर ध्यान रखनी है। ये जो है वो दिसंबर 22 को जो है वो मनाया जाता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में बोला गया है भूमि राशि पोर्टल इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री। ये भूमि राशि पोर्टल किस मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है? तो ये जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे का जो है वो पोर्टल है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे का ये पोर्टल है। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है। अगले क्वेश्चन में बोला गया है रिसेंटली इंडिया हैज़ स्टार्टेड इट्स फर्स्ट विंटर साइंटिफिक एक्सपेडिशन इन विच एरिया। तो बोलते हैं कि हाल ही में भारत ने किस क्षेत्र में अपना पहला शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान शुरू किया है? तो इंडिया ने ये आर्कटिक एरिया में किया है। ऑप्शन डी सही आंसर है। आर्कटिक का नाम सुनते ही आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए, स्मॉलेस्ट ओशियन। स्मॉलेस्ट ओशियन जो है ना वो आर्कटिक ओशियन ही है, ये आपने ध्यान रखना है। उसी तरह लार्जेस्ट ओशियन की बात करते हैं तो वो पैसिफिक ओशियन जो है वो आ जाता है। अगले क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच स्टेट वॉन द मोस्ट मेडल्स इन फर्स्ट खेलो इंडिया पैरा गेम्स। तो फर्स्ट खेलो इंडिया पैरा गेम्स में मोस्ट मेडल्स जो था वो किसके द्वारा जीते गए? तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स में जो है वो हरियाणा ने मोस्ट नंबर ऑफ मेडल्स जीते थे। ऑप्शन बी सही आंसर है। हरियाणा के द्वारा जो है वो टोटल 105 मेडल जीते गए। हरियाणा ने टोटल 105 मेडल यहाँ पर जीते। 105 में से 40 मेडल गोल्ड थे, 39 सिल्वर थे, 26 ब्रॉन्ज थे। 40, 39, 26 ये रेशो आपने ध्यान रखनी है। उसके बाद उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के द्वारा 62 मेडल जो था वो जीते गए थे। 62 में से 25 गोल्ड मेडल थे, 23 सिल्वर मेडल थे, 14 जो था वो ब्रॉन्ज मेडल थे। तो ये टैली इस तरह से याद होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन में वो बोलते हैं हाउ मैनी गैलेंट्री अवार्ड्स अप्रूव्ड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ऑन द ईव ऑफ 75th रिपब्लिक डे। तो 75th रिपब्लिक डे की संध्या पर जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने वीरता पुरस्कार जो था वो मंजूरी दी इनको? तो 80 ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। 80 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी गई थी। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली इन रिपब्लिक डे पैरेड 2024 विच फॉरेन मिलिट्री कॉन्टिजेंट पार्टिसिपेटेड। तो हाल ही में गणतंत्र दिवस की जो परेड हुई थी 2024 की, उसमें किस विदेशी सैन्य दल ने जो था वो भाग लिया था? अगर हम बात करें चीफ गेस्ट की तो वो तो फ्रांस के प्रेसिडेंट थे इमैनुअल मैक्रोन। और अगर हम बात करें कि कौन सी कंट्री की फॉरेन मिलिट्री ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था, तो ये फ्रांस ही था। ऑप्शन डी फ्रांस ही सही आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन। तो किस कंट्री ने जो है वो वर्ल्ड का पहला
पहला जो है ये वर्ल्ड का पहला है मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम शुरू किया है और बच्चों के लिए किया है। तो कैमरून कंट्री जो है, कैमरून कंट्री के द्वारा ये किया गया है। ऑप्शन सी कैमरून कंट्री सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं यहाँ पर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट ब्लैक टाइगर सफारी सेट टू एस्टेब्लिश। तो पहली जो ब्लैक टाइगर सफारी स्थापित करने की बात कही गई है वो उड़ीसा में कही गई है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। उड़ीसा आपने ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, इन विच सिटी डिड द एशियन बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस फॉर पीस कन्वेन इट्स 12th जनरल असेंबली। तो बोलते हैं कि एशियाई बौद्ध सम्मेलन फॉर पीस ने अपनी 12वीं जो महासभा की वो किस शहर में जो था वो बुलाई थी। तो ये न्यू दिल्ली में जो था वो बुलाई गई थी। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। देखिए, अगर हम पीजीटी के पेपर की बात करते हैं तो पीजीटी पेपर 1 में अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो आप हर तरह के क्वेश्चन को जो है वो डिफीट कर पाएंगे, हर तरह के क्वेश्चन को जो है वो आप वहाँ पर जो है मैनेज कर पाएंगे। तो उसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है। प्रैक्टिस के लिए आपको टेस्ट सीरीज जो है वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। टेस्ट सीरीज की अगर हम बात करें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। लिमिटेड टाइम बचा हुआ है और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी इस बार है, तो इस मौके को हाथ से जाने ना दे। जल्दी से अगर आपको टेस्ट सीरीज अवेल करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर अवेल कर लेना। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं यहाँ पर एचपीजी के स्टार्ट हो रही है। बोलते हैं, एज पर 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज़ हाईएस्ट मेल वर्क पार्टिसिपेशन रेट। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले में पुरुष कार्य भागीदारी दर सबसे अधिक है। तो अगर हम बात करते हैं कि मेल वर्क पार्टिसिपेशन जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट का जो है वो सबसे ज़्यादा है एज पर 2011 सेंसस। तो देखिए, यहाँ पर आपको ये चीज़ें नोट करनी पड़ेंगी अभी कि मेल वर्क पार्टिसिपेशन 2011 की जनगणना के अनुसार जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट का सबसे हाईएस्ट था। तो वो था ऊना डिस्ट्रिक्ट का। ऊना ऑप्शन भी सही आंसर हो जाएगा। ऊना का रैंक ही पहला था पूरे हिमाचल में। अगर हम रेट की बात करते हैं कि कितना पार्टिसिपेशन रेट था तो वो था 65.76%। ये आपने ध्यान रखना है। अगर हम ओवरऑल हिमाचल की बात करते हैं, जो एवरेज हिमाचल का है ओवरऑल, तो वो था 57.41%। ये आपने नोट करना है यहाँ पर ही। अगर हम दूसरे रैंक की भी बात करें तो दूसरा रैंक यहाँ पर सोलन डिस्ट्रिक्ट का था। किसका था? सोलन का जो था वो दूसरा रैंक था। यहाँ पर सोलन का रैंक था 63.60 ये सोलन का रैंक था। तीसरा रैंक था सिरमौर का जो था वो 60.48 जो था वो रेट था। 60.48 रेट था, तीसरा रैंक था। लास्ट रैंक कौन से डिस्ट्रिक्ट का था? तो लास्ट रैंक यहाँ पर हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का था। हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का लास्ट रैंक था। रेट क्या था हमीरपुर का? रेट था यहाँ पर 49.07%। 49.07% ये हमीरपुर का रेट था। 12वां नंबर तो हमीरपुर का आ गया। 11वां नंबर किसका था? 11वां नंबर था मंडी का। मंडी का था 51.94%। 51.94%। ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है जी। तो अभी ये हमने जान लिया सारा का सारा कि किस तरह से जो है वो ये रेट है, ये इतना इंपॉर्टेंट हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज बिल्ट इन सतलुज वैली स्टाइल। तो सतलुज वैली स्टाइल में इनमें से कौन सा मंदिर जो है वो बना हुआ है। हिमाचल में हम टेम्पल्स की बात करते हैं तो अलग अलग टेम्पल्स हैं, अलग अलग आर्किटेक्ट स्टाइल में बने हुए हैं। देखो, ये सतलुज वैली स्टाइल एक ऐसा स्टाइल है जिसमें पेंट रूफ और पैगोडा ये दोनों ही स्टाइल मिल जाते हैं, फिर ये स्टाइल जो है वो बनता है। और ये जो है वो कौन सा मंदिर है इनमें से? ये धनेश्वरी देवी का मंदिर है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। आउटर सिराज में जो है ये पड़ता है धनेश्वरी देवी का मंदिर, और ये जो है वो बना हुआ है इस स्टाइल में। आपने इसी तरह ध्यान रखना है कि यहाँ पर लक्षणा देवी टेम्पल भी जो है वो दिया गया है। लक्षणा देवी टेम्पल जो है वो इम्पोर्टेंट टेम्पल है, और ये टेम्पल जो है वो कौन से आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है? डिस्ट्रिक्ट चंबा के भरमौर में ये टेम्पल जो है वो स्थित है, और ये पेंट रूफ आर्किटेक्ट स्टाइल में जो है वो बना हुआ है। इतना ध्यान रख लेना इसके बारे में। यहाँ पर दिया गया है धनेश्वरी देवी जो है वो नित्थर आउटर सिराज में जो है वो पड़ता है। रामगोपाल टेम्पल ये जो है डमताल डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ता है। फ्लैट रूफ्ड स्टाइल का ये मंदिर है, और ये भी ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट दी गई है? ढोलरू फोक सॉन्ग इज अ लव बैलेड, और ढोलरू फोक सॉन्ग इज अ वैदिक सॉन्ग। ढोलरू फोक सॉन्ग इज अ सीजनल सॉन्ग, और ढोलरू इज अ मॉर्निंग सॉन्ग इनके शोक पर गाया जाने वाला गीत है। देखो, अगर हम इस क्वेश्चंस के सभी ऑप्शंस को देखते हैं तो ये जो है वो एक सीजनल सॉन्ग जो है वो आता है। सीजनल सॉन्ग है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। ये आपने ध्यान रखना है। सीजनल ढोलरू फोक सॉन्ग इज अ सीजनल सॉन्ग, ये नोट करें। आगे बोलते हैं हरि सिंह राजिया फोक सॉन्ग बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हरि सिंह राजिया ये कौन से डिस्ट्रिक्ट से जो है वो संबंध रखता है? लोकगीत। तो लोकगीतों की बात करें तो हरि सिंह राजिया ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखता है। ऑप्शन ए सही आंसर है।
कांगड़ा के और भी इंपॉर्टेंट फोक सॉन्ग है, जैसे कि नूरपुर दिए खतरेड़िए हो गया, सूर्य टंगोई गई मेरी जान हो गया, ये सारे जो है वो कांगड़ा के हैं। कांगड़ा के अलावा अगर हम बात करते हैं तो चंबा के भी कुछ हैं। चंबा के फुलमू रांझा, कुंजू चंचलो, राजा गद्दन जो है वो इस तरह के आ जाते हैं। अगर हम मोहना की बात करते हैं तो बिलासपुर की ये लोक गाथा जो है वो गाई जाती है। मोहना का सेक्रीफाइस इसमें दिखाया जाता है, तो वो आपने नोट करनी है। ठीक है जी, तो इस तरह के हमारे पास बहुत सारे फोक डांस हैं, फोक सॉन्ग हैं। तो फोक सॉन्ग हमने रिवाइज कर लिए और फोक डांस हम करते रहते हैं टाइम टू टाइम रिवाइज। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं हु वॉज द फाउंडर ऑफ सिरमौर रियासती प्रजामंडल। यहाँ पर बात किसकी की गई है? सिरमौर रियासती प्रजामंडल की बात जो है वो की गई है। तो सिरमौर रियासती प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसमें देखो डॉक्टर देवेंद्र सिंह भी देखने को मिले, आत्माराम भी देखने को मिले, नागेंद्र राम नाथ भी देखने को मिले। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज जो है वो सही आंसर हो जाएगा। इन सब के द्वारा मिलकर सिरमौर रियासती की स्थापना जो था वो की गई थी। सिरमौर रियासती प्रजामंडल की स्थापना। अच्छा, सिरमौर में जो है वो सिरमौर रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कमेंट करके बताएंगे। सिरमौर के लास्ट रूलर कौन थे वो भी कमेंट करके बताएंगे। जब 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था ना, 15 अप्रैल 1948 को, तो ये जो सिरमौर था ना, ये वन ऑफ द स्टेट था, जो 4 स्टेट्स थे उनमें से ये भी एक स्टेट था जो इनिशियली ही हिमाचल में बन गया था। सिरमौर होता था, महासू होता था, जो मंडी होता था, मंडी के अलावा चंबा होता था। तो सिरमौर भी एक इंपॉर्टेंट स्टेट है। अगले क्वेश्चन में देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज़ ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट जोन। तो ये ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट जोन जो है वो निम्नलिखित में से कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है वो होता है? हिमाचल के डिस्ट्रिक्ट्स का अलग अलग क्लाइमेटिक जोन जो है वो अलग अलग जगह आ जाता है, परंतु अगर हम बात करें ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन की, तो ये जो है वो हमीरपुर का जो है वो देखने को मिलता है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो देखिए यहाँ पर और भी ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे कि पांगी ऑप्शन में दिया गया है। पांगी की अगर बात की जाए तो पांगी जो है वो ड्राई टेम्परेट जोन में पड़ता है, ये आपने ध्यान रखना है। शिमला कुल्लू की अगर हम बात करें तो इसके मतलब मैक्सिमम पार्ट जो है वो कहाँ पर आते हैं? ह्यूमिड सब टेम्परेट जोन में जो है वो इसके पार्ट जो है वो आते हैं। तो इस तरह से आपने डिवीज़न जो है ये याद रखनी है। और हाँ, स्पेसिफिक रूप से ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन की ही बात की जाए तो ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल जोन में मंडी, नाहन, नालागढ़ ये सारे जो हैं वो आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं वेयर वॉज द एंशिएंट सीट ऑफ बुशहर स्टेट बिफोर इट वॉज शिफ्टेड टू सराहन एंड रामपुर। तो बोलते हैं कि सिरमौर की एंशिएंट सीट क्या हुआ करती थी, कहाँ से सिरमौर रूल करता था जब ये बुशहर और जब ये सराहन और रामपुर को शिफ्ट किया गया था उससे पहले। तो बाद में चलकर आया ये इसकी कैपिटल सराहन को आई, रामपुर को आई, परंतु उससे पहले ये कामरू से जो था वो काम करता था, कामरू में इसकी कैपिटल हुआ करती थी। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। बुशहर रियासत एक इंपॉर्टेंट और आसान भी है याद रखने के लिए। इसकी स्थापना जो था वो किसके द्वारा की गई थी? तो श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के द्वारा इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। कैपिटल इसकी कामरू में होती थी, बाद में चलकर कामरू से कैपिटल इसकी सराहन को जो था वो शिफ्ट कर दी गई। तो ये कैपिटल चतर सिंह के द्वारा जो था वो शिफ्ट की गई थी। फिर बाद में चलकर देखने को मिलता है कि सराहन से भी कैपिटल को शिफ्ट कर दिया गया और रामपुर में कैपिटल को बनाया गया। तो ये राजा राम सिंह के द्वारा बनाया गया था। देखने को मिलता है कि जब गुरखाओं ने यहाँ पर आक्रमण किया था, तो गुरखाओं के द्वारा जब आक्रमण किया गया था तो उस टाइम यहाँ पर जो है महेंद्र सिंह यहाँ के शासक हुआ करते थे। महेंद्र सिंह ने जो था वो गोरखाओं को यहाँ से बाहर निकाल दिया गया था। यहीं से प्रसन्न होकर ब्रिटिशर्स के द्वारा 1815 में इन्हें स्वतंत्र सनद जो था वो प्रदान कर दी गई थी। बाद में चलकर देखने को मिलता है जब 1857 का विद्रोह होता है तो यहाँ के जो शासक होते हैं वो शमशेर सिंह जो है वो होते हैं, और शमशेर सिंह ने जो था वो इस 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का साथ देने से जो था वो इनकार कर दिया था, तो उन्होंने अंग्रेजों का साथ यहाँ पर नहीं दिया था। लास्ट जो शासक इसके देखने को मिलते हैं वो राजा पदम सिंह जो है वो देखने को मिलते हैं। आगे बोलते हैं वेयर इज रेवेन्यू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। तो ये रेवेन्यू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हिमाचल में कहाँ पर स्थित है? जोगिंद्रनगर में स्थित है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं टू विच कैटेगरी, यहाँ पर देखना, टू विच कैटेगरी ऑफ फीमेल्स इन लाहौल स्पीति डज इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना अप्लाई। तो ये इसको नाम बाद में चलकर जो है वो और भी दिया गया, परंतु इस योजना को जो है वो ऐसा कैटेगरी वाइज डिवाइड नहीं किया गया था। जो भी महिलाओं के पास रोजगार नहीं है उन सभी को ये अमाउंट देने की बात कही गई थी। तो ऑप्शन डी नन ऑफ दीज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं था। आगे बोलते हैं यहाँ पर विच एज ग्रुप वुमेन कवर अंडर कवर अंडर विडोज डिजर्टेड एकल नारी पेंशन स्कीम। तो बोलते हैं कि ये जो विधवा परित्यक्त एकल नारी पेंशन योजना है इसमें जो है वो कौन सी महिलाएं जो हैं वो आती हैं, कौन से एज की महिलाएं आती हैं? तो इसमें 45 to 69 की महिलाएं आती हैं। ऑप्शन सी सही आंसर है।
इस योजना के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। देखो इसमें 45 to 69 की महिलाएं कवर की जाती हैं और उनको जो है वो पर एनम जो है वो 1150 रुपया जो है वो दिया जाता है। अच्छा, अगर 70 ईयर से ऊपर कोई महिला है उसको भी यहाँ पर कवर किया जाता है विदाउट एनी इनकम क्राइटेरिया, तो उसको 1700 रुपया दिया जाता है। ये जो 45 to 69 है ना, उनका इनकम क्राइटेरिया रखा गया है कि इनकम लेस देन 50,000 जो है वो होनी चाहिए, तभी उनको फ़ायदा मिलेगा। 70 ईयर से अबव की अगर हम बात करते हैं तो विदाउट एनी इनकम क्राइटेरिया 1700 रुपया जो है वो उनको दिया जाएगा। ये 2022 का डाटा दिया गया है, कितने लोगों को लाभ दिया गया। आगे बोलते हैं हाउ मच अलाउंस टू द एलिजिबल अनएम्प्लॉयमेंट यूथ ऑफ द स्टेट गिवन अंडर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस स्कीम। तो बोलते हैं कि बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत जो है वो राज्य के पात्र जो बेरोजगार युवा हैं उनको कितना भत्ता जो है वो दिया जाता है। तो उनको 1000 रुपया भत्ता देने की यहाँ पर बात कही गई है। 1000 रुपये भत्ता उनको दिया जाता है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। यहाँ पर वही डाटा दिया गया है कि कितना जो है वो इसमें एलोकेट किया गया। ठीक है जी। और यहाँ पर ये बात ध्यान रखें कि 1000 पर मंथ जो है वो दिया जाता है और कोई 50% या फिर उससे ज़्यादा परमानेंट फिजिकली चैलेंज्ड है तो उसको 1500 रुपया जो है वो पर मंथ दिया जाता है। मैक्सिमम जो पीरियड रहता है इसका वो 2 साल रहता है और ये जो है वो बात पूरी कही गई है। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं, इन विच ईयर किंकरी देवी ऑनर्ड विद रानी लक्ष्मीबाई स्त्री शक्ति अवार्ड। तो किंकरी देवी को कब रानी लक्ष्मीबाई स्त्री शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अगर हम किंकरी देवी की बात करते हैं तो इनके बारे में भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो देखिए जी, किंकरी देवी को 1999 में ये अवार्ड जो था वो दिया गया था। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। किंकरी देवी को ये जो अवार्ड दिया गया था ना, रानी लक्ष्मीबाई स्त्री शक्ति अवार्ड, तो रानी लक्ष्मीबाई स्त्री शक्ति पुरस्कार इनको 1999 में जो था वो दिया गया था। साथ में आपने क्या ध्यान रखना है कि किंकरी देवी का जन्म 1925 में हुआ था और 2007 में इनका देहांत हो गया था। तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है। और अगर हम बात करते हैं तो ये एनवायरमेंटलिस्ट थी, ये आप में ध्यान रखना है। इलीगल माइनिंग जो होती है उसके अगेंस्ट इन्होंने जो था वो अपनी आवाज़ जो था वो उठाई थी। आगे बोलते हैं व्हाट इज़ द ओरिजिन प्लेस ऑफ गिरिगंगा। तो गिरिगंगा जो है वो कहाँ से निकलती है। तो देखिए जी, गिरिगंगा के अगर हम उद्गम की बात करते हैं तो इसका ओरिजिन जो है वो कुप्पर पीक से होता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। कुप्पर पीक जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गिरिगंगा का। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल वॉज बिल्ट बाय मेरुवर्मन इन मेरुवर्मन राजा ऑफ चंबा। तो देखो बोलते हैं कि चंबा के राजा मेरुवर्मन के द्वारा जो है निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर इनमें से बनवाया गया था। तो हम जब भी मंदिरों की बात करते हैं तो हम पढ़ते हैं कि चंबा की हिस्ट्री में मंदिर बहुत सारे हैं और मेरुवर्मन जो चंबा के संस्थापक माने जाते हैं उनका काफ़ी अहम योगदान जो है वो वहाँ पर रहा है। मणिमहेश टेम्पल इनके द्वारा ही बनवाया गया है। ये जो है वो नगाड़ा आर्किटेक्ट स्टाइल जो है वो उसमें बनवाया गया है। लक्षणा देवी टेम्पल की बात करते हैं तो अभी हम पढ़ रहे थे पेंट्रूफ आर्किटेक्ट स्टाइल में, मेरुवर्मन के द्वारा ही बनाया गया था। एक नरसिंह टेम्पल भी है। नरसिंह टेम्पल जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी मेरुवर्मन के द्वारा ही बनवाया गया था। तो ये ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज जो है वो सही आंसर हो जाएगा। हाँ, नरसिंह टेम्पल का कन्फ्यूजन आपको ज़रूर हो सकता है कि ये त्रिभुवन रेखा देवी के द्वारा जो था वो बनवाया गया था, जो कि युगांकर वर्मन की रानी हुआ करती थी, परंतु बहुत जगह लिखा गया है ऐसा कि ये नरसिंह टेम्पल जो है वो मेरुवर्मन के द्वारा बनवाया गया था। शायद किसी एग्जाम में भी एक बार पूछा गया था। तो मेरुवर्मन के हमने ये टेम्पल ध्यान रखे, हमने मणिमहेश टेम्पल ध्यान रखा, लक्षणा देवी टेम्पल ध्यान रखा। ठीक है जी, इनका आर्किटेक्ट स्टाइल भी हमने जान लिया। नरसिंह टेम्पल में डाउट था, वो भी मैंने आपको क्लियर करके बता ही दिया वैसे, तो इतना आप यहाँ से ध्यान रख लें। अच्छा, भूतनाथ मंदिर जो है वो मंडी में स्थित है। भूतनाथ मंदिर मंडी में स्थित है। कौन से आर्किटेक्ट स्टाइल में वो बना हुआ है ये आप कमेंट करके जल्दी से जो है वो बता देंगे कि कौन से आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है। बाकी देखो, एलाइड की तैयारी कर रहे हैं तो एलाइड की टेस्ट सीरीज आप अवेल कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज अवेल करने का देखो आपके पास सही अपॉर्चुनिटी है, सही डिस्काउंट के साथ, क्योंकि अभी अगर आप टेस्ट सीरीज अवेल कर लेते हैं देखिए आपके पास काफ़ी अच्छा टाइम है प्रैक्टिस करने के लिए और काफ़ी अच्छे से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से अवेल कर लेना। बाकी बात करें टेलीग्राम की, तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से सर्च करना @allexam31। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ज़रूर ज्वाइन कर लें अगर अभी तक नहीं किया है। आने वाली हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है। ये PDF हमने ऑलरेडी सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड टेलीग्राम पर शेयर कर दी थी। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग विद वेरी पेशेंस।